आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिस तरह इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब किया है, साफ नज़र आ रहा है कि हुकूमत के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। उलमा और मशाइख की कॉन्फ्रेंस थी और उसमें शहबाज शरीफ ने खिताब में वाज़ेह तौर पर जिस तरह की बातें की हैं, उनमें नज़र आ रहा है कि अब वो मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर सामने आ गई है। कीमत में ₹2.56 का इजाफा कर दिया गया है। बिजली की कीमत में इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। इंकशाफात हैं इसमें और इसके हकायक ये हैं कि 15% पे सिर्फ चलता है। 47 करोड़ यूनिट बिजली पैदा करता कि इसने 116 अरब रुपए इसको दिए गए। 142 अरब रुपए की इसको जो है कैपेसिटी पेमेंट दी गई और 349 रुपए का फी यूनिट जो है वो सार्फिन ने अदा किया। अहम खबर आप तक पहुंचाते हैं कि महंगी बिजली मजीद महंगी कर दी गई है। नेपरा ने बिजली ₹2.56 फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। और जिस तरह उन्होंने खुशामद की है, जो तारीफ़ें की हैं उन्होंने सिपा सालार, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की, उससे लग रहा है कि जैसे हाथ पाँव भी बांध लिए उन्होंने, हाथ भी जोड़ दिए हैं और कहा है कि बस हमारा साथ ना छोड़िएगा, बस हमारे साथ रहें। जिस तरह वो कहते हैं जी हम 30 साल से हम आंख का तारा है, मैं शहबाज शरीफ ने कहा जी मैं इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ। तो अब वो इस खदशे का शिकार है कि पता नहीं अब क्या होने लगा है, हमारे साथ क्या हो जाएगा। तो बहुत तारीफ़ें की उन्होंने, कहा जी सारा कुछ जो मुल्क में अच्छा हो रहा है ये सिपा सलार की वजह से है। बिजली की कीमतें कम करने के लिए भी सिपा सलार काम कर रहे हैं, मुल्क में बेहतरी लाने के लिए भी आर्मी चीफ कर रहे हैं। यानी जो कर रहे हैं आर्मी चीफ कर रहे हैं, हमें कोई क्रेडिट ना दे, हमारा तो कुछ लेना देना ही नहीं है किसी भी तरह से गवर्नेंस से। कुछ भी जो कोई मुल्क में बेहतर करने की कोशिश हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ की वजह से हो रही है। वो तो सब बिल्कुल आर्मी चीफ को क्रेडिट दे रहे थे कि शायद इससे कोई हमारे साथ मामला कुछ बेहतर हो जाएं, क्योंकि उनको जो 2-2.5 महीने पहले की खबर मिली है वो परेशान है कि अच्छा हमें पता ही नहीं लगा कि 2-2.5 महीने पहले इमरान खान की रिहाई होने लगी थी। और अब ये बातें हो रही हैं कि जी वो जो इमरान खान ने पैगाम दिए थे न्यूट्रल होने के, मामला उस तरफ चल पड़ा है। या तो न्यूट्रल हो गए हैं वही लोग या इदारे जिनके बारे में इमरान खान कह रहे थे, या ये कि उस तरफ चल पड़े हैं, ये तो पक्की खबर है। अब शहबाज शरीफ साहब इसीलिए परेशान लग रहे थे और उन्होंने सोशल मीडिया को कहा जैसे सारी फसाद की जड़ सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया है। ये पाकिस्तान में अगर ना हो तो बस यहाँ दूध और शहद की नहरें बहेंगी। जब ये सोशल मीडिया नहीं था तब पता नहीं क्या हो रहा था। फिर कि जी 77 साल से हम कर्जे मांग रहे हैं। मैं अब जाता हूं जहां भी जाता हूं मैं कहता हूं मुझे कर्ज नहीं चाहिए, वो मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। ये किसके जुमले हैं? तो मांगने नहीं आया मजबूरी है, तो ये फिर क्यों कहते हैं कि कर्ज लेने नहीं जाते? खैर, और 77 साल में ये भी बताते हैं कि आप दोनों भाइयों ने कितना अरसा गुजारा है, कितने साल हुकूमत की है और तब क्या करते रहे, और वो जो कर्जे लिए जो हम आज तक नहीं अदा कर पा रहे, और अब जो आप कर्जे ले रहे हैं उनका क्या है? जो आपने IPPs लगाई, आपके बेटे ने जो IPP लगाई, आपके दोस्तों ने जो IPPs लगाई, आपके बिजनेस के इंटरेस्ट के लोगों ने, आपकी भतीजी के समधी ने, मरीम नवाज साहिबा के समधी, उनकी भी निकल आई IPP। अब तो खैर वो बदकिस्मती कहें कि तलाक हो गई। और थर्मल पावर प्लांट जो है पंजाब थर्मल, जिसके बड़े चर्चे हैं, 1263 मेगावाट का 17% पे सिर्फ चला, 23 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट ली, 29 रुपए का फी यूनिट पड़ा। और पोर्ट कासम, जिसके बहुत बड़े चर्चे किए गए थे कि ये कोल पावर प्लांट है, और ये 121 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट ली, 18% पे चला है, 177 रुपए का फी यूनिट जो है वो बिजली पड़ी है। ये हकायक है। मैं आप जाऊंगा, मैं वेट करवा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस जनाब मुजाहिद चट्टा साहब। हजूर, ये तो होश उड़ा देने वाले यानी फिगर्स हैं, इनके बारे में बताइए। और ये कौन कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है और इसकी करेक्टिव मेजर्स क्या हो सकते हैं? हुकूमत ने तो हाथ खड़े कर दिए, लगता है ये IPPs के ही PRO है। जनाब चट्टा साहब। वेरी मच काई साहब, बिल्कुल ये फिगर्स बिल्कुल सही हैं और अलार्मिंग है, और ये रेगुलेटर के फिगर्स हैं कि अथेंटिसिटी पे तो कोई बात हो ही नहीं सकती। ये तो नेपरा के फिगर्स हैं। लेकिन मैं किसी इंडिविजुअल पे बात करने की बजाय मैं बात पॉलिसी मेकिंग पे करूं। वापडा वाज गोइंग वेल। वापडा जब तक वापडा इंटैक्ट था तो आप देखें हमारा फोकस ऑन जनरेशन था इंडिजिनस रिसोर्सेज पे,
हमारे जो लोकल वसाइल थे हम उन पे कंसंट्रेट कर रहे थे बिजली बनाने के लिए। और उस वक्त मुझे याद है जब हम वापदा में इंडक्ट हुए, हमारी मोर देन 65% जनरेशन हाइडल थी और बाकी इम्पोर्टेड पे थी। फिर जो इस मुल्क का जो असल अलमिया है वो ये है कि यहाँ पॉलिसी मेकिंग वो लोग हैं जो एक्चुअली स्टेक होल्डर नहीं है, जो रेलेवेंट प्रोफेशनल नहीं है, जिनको उस काम का पता ही नहीं। फिर एक पॉलिसी आई, वापदा को जनरेशन से मना कर दिया गया, एक प्लान के तहत हाइडल जनरेशन को कंट्रोवर्शियल कर दिया गया। वो एक अलग डिबेट है, किसी दिन उस पर पूरा प्रोग्राम करें आप। और हमने वेदी 94 से ऑनवर्ड हमने एनर्जी में इसको डिस्टर्ब करके आज आपकी हाइडल 30%। अच्छा, मैं इंटरजेक्ट करूंगा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा हम एनलाइटन हो सके। बार बार कहा जाता है कि जो लोग पॉलिसी बनाते हैं वो ही जो है बेनिफिशियरी भी हैं, कारोबारी भी हैं और अपने आप को नवाजते हैं। ये बात हो रही है 45% कहते हैं जी ये मुस्लिम लीग नून से हैं, 25% पीपल, ये आम लोग बातें कर रहे हैं। ये हकीकत है या ये अफवाह है? चट्टा साहब, ये हकीकत है। मैं उसका मेरा एक क्वेश्चन है, इसी तरह मुझे किसी के पास इसका अखलाकी जवाब है तो ऊपर आके दे दे। हमने 2 तरह की पॉलिसीज बनाई, एक रिन्यूएबल एनर्जी की और एक हमने इंपोर्टेड फ्यूल पे बनाई, कोल पे और RLNG पे। और ऑथेंटिक सोर्सेज कहते हैं कि उस वक्त जो एनर्जी एक्सपर्ट थे, जो कंसल्टेंट थे, उन्होंने कहा कि आप थार कोल पे कंसंट्रेट करें, आप ये इंपोर्टेड कोल पे प्रोजेक्ट ना लगाएं। हमने लगाए, हमने RLNG को, जितनी पॉलिसीज इंपोर्टेड फ्यूल पे बनी है उनकी परसेंटेज इंप्लीमेंटेशन 100% है। क्यों? जो बनाने वाले थे वो चाहते थे कि ये हो जाए। जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको हम हर 5 साल बाद थोड़ी बहुत उसकी इंग्लिश चेंज करके दोबारा इशू करते हैं और उसका परसेंटेज लेवल 10% से भी कम। क्यों? वो सस्ती पड़ेगी, उसमें कोई और बरकत नहीं है लोगों के लिए। जी मियां साहब, आप सवाल पूछना चाहते हैं? जी मियां साहब, आपसे मियां शाहिद साहब प्लीज सवाल करें। साहब, एक तो आपने RLNG की बात की है। आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी फरमा रहे थे कि दावत दी गई थी पावर प्लांट्स को लाने की 2015 में, और वो उस वक्त वज़ीर पेट्रोलियम थे, LNG के खालिक थे, और वो जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो उन्होंने ही इफ्तिताह किए थे, जो कि आज पावर प्लांट्स बंद पड़े हुए हैं। दूसरा, चट्टा साहब, मुझे ये आपके सामने एक आपकी रहनुमाई चाहूंगा कि आप वापदा में रहे हैं, माशाल्लाह आपका पावर सेक्टर में बड़ा नाम है। एक बूंजी पावर प्रोजेक्ट था 7100 मेगावाट का, वो बंद पड़ा है आज तक, यानी कि उस फाइलों में पड़ा है, वो शुरू ही नहीं हुआ। अगर वो 7100 मेगावाट उस वक्त आ जाता 2002 की पॉलिसी के तहत तो हम आज ये हालात ना देखते। मेरी उसी बात को ही आपने एंडोर्स किया है कि हमने जो इंडिजिनस रिसोर्सेज के प्लांट थे उनको इग्नोर किया, कंट्रोवर्शियल किया, क्योंकि हमने इंपोर्ट करके लगाने थे। दूसरी जो बात आपने की, यहाँ मसला यही है कि जब मैं डिसीजन मेकिंग सीट पे होता हूँ तो मेरी आर्गूमेंट और होती हैं, जब मैं दूसरी तरफ चला जाता हूँ फिर मैं और आर्गूमेंट करना चाहता हूँ। जब हम असूल हो जाएंगे, अच्छा साहब, मैं एक और सवाल करना चाहूंगा क्योंकि कम वक्त में असूल अखलाकी मैं प्रिंसिपल्ड बात करेंगे तो फिर ये मसाइल खत्म हो जाएंगे। चट्टा साहब, अभी खाकान अब्बासी जो आया, मुझे प्लीज लेट मी कंप्लीट। जी मैं अच्छा चलें प्लीज। मेरे जैसे आम आदमी ने 2014-15 में एक आर्टिकल लिखा था कि ये जो आज बड़ा रिटोरिक स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि हम लोड शेडिंग खत्म करने जा रहे हैं, 5 साल बाद आप लोड शेडिंग तो खत्म कर देंगे लेकिन अफोर्डेबिलिटी ऑफ रेट लोगों की जिंदगी के लिए अजाब बन जाएगा। आप प्लीज ये काम ना करें, आप लोड शेडिंग खत्म करें लेकिन जनरेशन मिक्स ठीक रखें। चट्टा साहब, एक सवाल किसी ने नहीं सुनी। एक सवाल डागा साहब ने पॉइंट उठाया कि खुदा के लिए एनर्जी ट्रैप में ना जाए, उनको हटा दिया गया।